सबने जय श्री राम जी। मैं संदीप मेल और स्वागत है सभी बैंकर्स के एक नई वीडियो में। तो हमने पीछे किया था मॉक टेस्ट, जो कि हमारे पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और आरबीआई एक्ट के जो क्वेश्चन थे। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो हमने जो टॉपिक किया था उसमें हमारे कुछ टॉपिक रहते थे एक दो, तो वो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें फर्स्ट है हमारे पास डिसऑनर ऑफ चेक्स, सेक्शन 138 टू 148। अब वैसे तो इस टॉपिक में से हमने कुछ पढ़ा भी है, लेकिन कुछ एक दो जो पॉइंट इसमें रहता था जो कि हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। और अगर आप चैनल पे हमारे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको जो पूरा सिलेबस है वो कंप्लीट सिलेबस बिल्कुल फ्री में कराया जाएगा। और साथ में जो JIB CIB की जो कोचिंग है वो भी कुछ दिन में स्टार्ट होने वाली है, उसकी भी तैयारी है, तो उसकी वीडियो भी कुछ दिन में अपलोड हो जाएगी। तो देखिए डिसऑनर ऑफ चेक में हमारे पास फर्स्ट जो है, द चेक शुड हैव बीन इशूड फॉर डिस्चार्ज ऑफ लॉफुल लाइबिलिटी, यानी कि जो चेक है वो एक लॉफुल लाइबिलिटी के लिए डिस्चार्ज किया गया, यानी कि एक कंसिडरेशन हो, अच्छे काम के लिए वो डिस्चार्ज किया गया हो। दूसरा, चेक शुड बी रिटर्न विद द रीजन इनसफिशेंट बैलेंस, और जो चेक है वो इनसफिशेंट बैलेंस बोल के वापस किया गया हो, बट ड्यू टू डिफरेंट जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट रीजन्स लाइक रेफर टू ड्रॉवर, अकाउंट क्लोज, एक्सीड्स अरेंजमेंट, पेमेंट स्टॉप बाय ड्रॉवर एंड इफेक्ट्स नॉट क्लियर आर ट्रीटेड इक्वल टू इनसफिशेंट बैलेंस। कि पहले क्या था कि जो डिसऑनर का जो केस होता था वो किस केस में होता था, सिर्फ कि इनसफिशेंट बैलेंस। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उसमें क्या बोला गया है कि रेफर टू ड्रॉवर हो, अकाउंट क्लोज हो, एक्सीड अरेंजमेंट हो, पेमेंट स्टॉप बाय ड्रॉवर, ऐसा कोई भी चीज़ हो तो वो सारे के सारे क्या माने जाएंगे, इनसफिशेंट बैलेंस के इक्वल ही माने जाएंगे। और उसमें भी वो चेक जो डिसऑनर माना जाएगा इक्वली, जैसे कि इनसफिशेंट बैलेंस में माना जाता है। नेक्स्ट, द पेई और होल्डर इन ड्यू कोर्स शुड गिव नोटिस टू ड्रॉवर विद इन 30 डेज। ठीक है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है कि जो पेई है या फिर होल्डर इन ड्यू कोर्स है, यानी कि जिसको उसकी पेमेंट लेनी थी उस चेक की, वो क्या करेंगे, अगर चेक डिसऑनर हो जाता है तो वो नोटिस देंगे किसको, ड्रॉवर को, 30 डेज़ के अंदर ऑफ रिटर्न ऑफ चेक, यानी कि जब चेक रिटर्न आ जाएगा उसके 30 दिन के अंदर वो ड्रॉवर को नोटिस देंगे विद द रीजन इनसफिशेंट बैलेंस की आपने जो चेक मुझे दिया था, ठीक है, वो चेक क्लियर नहीं हो पाया, क्यों, क्योंकि वो इनसफिशेंट बैलेंस था। तो उसका जो एक नोटिस दिया जाएगा ड्रॉवर को 30 डेज़ के अंदर, डिमांडिंग पेमेंट विद इन 15 डेज ऑफ द रिसीविंग इंफॉर्मेशन ऑफ डिसऑनर, यानी कि उसकी जो पेमेंट है उसकी डिमांड की जाएगी कि आपका जो चेक है वो बाउंस हो चुका है, डिसऑनर हो चुका है, आप इसकी पेमेंट 15 दिन के अंदर मुझे कर दीजिए। द ड्रॉवर कैन मेक पेमेंट विद इन 15 डेज, यानी कि जो ड्रॉवर है उसके पास 15 दिन है पेमेंट करने के, ऑफ द रिसिप्ट ऑफ नोटिस, कब से 15 दिन, जब उसको नोटिस मिला है, एंड ओनली इफ़ ही फेल्स टू डू सो प्रोसिक्यूशन कुड टेक प्लेस, यानी कि अगर वो 15 दिन के अंदर पेमेंट कर देता है तो सारा जो मामला है वो रफा दफा हो जाएगा। लेकिन अगर वो पेमेंट नहीं कर पाता है, इफ़ ही और सी फेल्स, तो क्या होगा, जो आगे के जो प्रोसेस होगी, प्रोसिक्यूशन जो होगा, वो आगे के प्रोसेस जो शुरू कर सकते हैं, यानी कि चेक डिसऑनर हो गया तो उसके ऊपर केस करेंगे, जो भी करेंगे वो आगे के प्रोसेस शुरू होगी। नेक्स्ट, द कंप्लेंट इज टू बी मेड विद इन 1 मंथ, और कंप्लेंट कब की जाएगी, 1 महीने के अंदर, ऑफ द कॉज ऑफ एक्शन अराइजिंग दैट इज एक्सपायरी ऑफ नोटिस पीरियड, यानी कि नोटिस पीरियड का जो दिन कितना था, 15 डेज़ का जो टाइम था, पहले तो 30 दिन का टाइम था कि आपने नोटिस भेजा 30 दिन के अंदर, उसके बाद 15 दिन का टाइम मिला था ड्रॉवर को पेमेंट करने का। लेकिन अगर उसने पेमेंट नहीं की है, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, यानी कि वो टाइम पीरियड ख़त्म हो चुका, उसके 1 महीने के अंदर आपके कंप्लेंट कर सकते हो, यानी कि 30 दिन ये हो गए और 15 दिन ये हो गए, ठीक है, यानी कि 45 दिन के 1 महीने के बाद आप कंप्लेंट कर सकते हो अगर आपकी जो पेमेंट नहीं हुई। इसमें 2 चीज़ें आती है, एक तो होती है समरी प्रोसीडिंग और दूसरा होता है हमारे पास रेगुलर प्रोसीडिंग्स। तो देखिए पहले देख लेते हो इसमें होगा क्या। देखिए समरी प्रोसीडिंग में क्या होगा, फाइन अप टू रेट 5000 तक का फाइन हो सकता है, और इम्प्रिजनमेंट कितने तक की हो सकती है,
अप टू 1 ईयर या फिर दोनों भी हो सकते हैं, यानी कि इम्प्रिजनमेंट और फाइन। और रेगुलर प्रोसीडिंग में क्या होता है, पुनिशमेंट जो होती है, जो फाइन जो होता है वो होता है डबल द अमाउंट ऑफ द चेक, यानी कि चेक अगर 1 लाख का था तो 2 लाख तक का जो फाइन हो सकता है। और इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 ईयर्स, 2 साल तक की जेल हो सकती है या फिर दोनों। तो ये हो सकता है इसमें समरी प्रोसीडिंग्स में और रेगुलर प्रोसीडिंग में। अब देखिए इनमें फ़र्क क्या होता है समरी प्रोसीडिंग और रेगुलर प्रोसीडिंग्स में। समरी प्रोसीडिंग्स में क्या होता है कि इसमें जो फास्ट फॉरवर्ड में सारा काम होता है कि जल्दी से ही जो डिसऑनर ऑफ चेक का जो केस था वो जल्दी से निपटा दिया जाता है। लेकिन जो रेगुलर प्रोसीडिंग्स होती है इसमें लगता है टाइम। जैसे कि कोई भी जो नॉर्मल केस होता है, मान लो कोई डकैती का केस है, कोई हिट एंड रन का केस है, तो ऐसा कोई भी केस है मान लो, उसकी प्रोसीडिंग आराम आराम से चलेगी, ठीक है, तो वो रेगुलर प्रोसीडिंग होती है। तो अगर इस तरीके की प्रोसीडिंग होती है तो उसे बोलते हैं रेगुलर प्रोसीडिंग। और अगर वो जल्दी से कंप्लीट करने की कोशिश की जाती है तो उसे बोले जाते हैं समरी प्रोसीडिंग। तो नेक्स्ट हमारे पास है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स अमेंडमेंट बिल 2017, यानी कि जो 2017 में जो अमेंडमेंट हुई थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें है हमारे पास सेक्शन 143A, दिस सेक्शन हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड गिविंग पावर्स टू ए कोर्ट, यानी कि इसमें क्या है, पावर्स दी गई हैं किसको, कोर्ट को, ट्राइंग एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 138 टू ऑर्डर द ड्रॉवर, यानी कि इसमें पहली बात तो पावर किसको दी गई, कोर्ट को। तो जो कि क्या करिए एक ऑफेंस का जो केस कर रहे हैं उसमें सेक्शन 138 के अंदर ऑर्डर दिया जाता है किसको, ड्रॉवर को। ड्रॉवर का ना जिसने चेक को ड्रॉ किया था, ऑफ चेक, ड्रॉवर ऑफ चेक टू पे इंटरिम कंपनसेशन, यानी कि कंपनसेशन प्रोवाइड करना, इंटरिम कंपनसेशन प्रोवाइड करना किसको, टू द कंप्लेंट इन समरी ट्रायल्स और समन्स केस वेयर ही प्लीड्स नॉट गिल्टी, यानी कि इंटरिम कंपनसेशन प्रोवाइड करना किसको, कंप्लेनेंट को, यानी कि जिसने कंप्लेंट की है, मान लो जो होल्डर इन ड्यू कोर्स था जिसने कंप्लेंट की है उसको जो कंपनसेशन प्रोवाइड की जाती है, चाहे वो समरी ट्रायल हो या समन्स केस हो, वेयर ही प्लीड्स नॉट गिल्टी, जहाँ पे वो गिल्टी साबित ना हुआ हो, नॉट गिल्टी हो, यानी कि टू द एक्यूजेशंस, यानी कि जो इल्ज़ाम लगाए गए थे, इन द कंप्लेंट, फर्दर मोर द इंटरिम कंपनसेशन शैल नॉट एक्सीड 20% ऑफ अमाउंट ऑफ द चेक, और उसकी जो कंपनसेशन है वो 20% जो है चेक का जो अमाउंट था उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, यानी कि अगर 1 लाख का चेक था तो कंपनसेशन 20,000 से ज़्यादा नहीं दी जा सकती। एंड शैल बी पेबल, और पेबल कितने दिन के अंदर, शैल बी पेबल विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, यानी कि 60 दिन के अंदर वो कंपनसेशन दी जाती है। शॉर्ट में क्या बोलेंगे इसको, देखिए सेक्शन 133A में क्या बोला गया, कोर्ट को पावर दी गई है कि वो ड्रॉवर को ऑर्डर से दे सकता है कि आप इंटरिम कंपनसेशन दो किसको, कंप्लेनेंट को, जिसने कंप्लेंट की थी, चाहे वो समरी ट्रायल हो, समन केस हो। अगर वो गिल्टी साबित नहीं होता है जो, यानी कि उसके ऊपर जो आरोप लगाए गए थे, तो और जो इंटरिम कंपनसेशन है वो 20% से ज़्यादा नहीं हो सकती जो चेक का अमाउंट था, और ये 60 दिन के अंदर प्रोवाइड करनी होती है। नेक्स्ट है सेक्शन 148 में देखिए क्या है, द पावर्स नाउ एम्पावर्स द अपीलेट कोर्ट, ये अपीलेट कोर्ट को एम्पावर करता है। अपीलेट कोर्ट कौन सा होगा, जो लोअर कोर्ट था जिसने कि मान लो वो जो जिसके अंडर वो केस था, फॉर अपील्स अगेंस्ट कन्विक्शन अंडर सेक्शन 138 टू डायरेक्ट द अपीलेंट टू डिपॉजिट ए मिनिमम 20%